कल हमने परसेप्शन एंड अटेंशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी एंड इमोशंस। नाउ व्हाट इज मेमोरी? एनीथिंग यू आर acquiring, storing, retaining and retrieving the information for a specific time। जो भी ऐसा प्रोसेस जिसपे आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो, फिर उसको रिटेनिंग कर रहे हो और उसका रिकॉल आप उसको कर पा रहे हो, रिट्रीव कर पा रहे हो उस इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं मेमोरी। तो यहाँ पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है मेमोरी की। फर्स्ट है, मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्नड। मतलब जो भी आप अभी रिमेम्बर कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, वो आप इसीलिए सोच पा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी वो नॉलेज स्टोर हो चुका था आपके ब्रेन में। ठीक है, ये दिया था वुडवर्थ एंड मार्कस 1948 में। Second है the power that we have to store our experiences and to bring them into field of consciousness sometime after experiences have occurred is termed memory। ये दिया था राइबन 1956 में दिया था। यानी कि आप जो भी आपके एक्सपीरियंसेस स्टोर हो रखे हैं आपके माइंड में, उनको जब आप एक्सप्रेस करते हो, मतलब जैसे आपने कुछ आपके साथ कुछ अच्छी घटनाएं घटी, आप कहीं अच्छे से घूमने गए थे, तो आप जब कभी अपनी यादें ताजा करते हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस को ही शेयर कर रहे हो करंट टाइम में। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी राइबर ने। अब स्टेजेस ऑफ मेमोरी पढ़ते हैं। आप इनको जूम कर लेना अगर नहीं दिख रहा है तो। देखो ये इंपॉर्टेंट है। स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है इनकोडिंग, सेकंड है स्टोरेज एंड थर्ड वन इज रिट्रीवल। नाउ व्हाट इज इनकोडिंग? इनकोडिंग को हिंदी में कहते हैं कूटबद्ध करना या कूट लेखन। तो अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो और आपके माइंड में वो बातें जा रही है, तो इसको कहते हैं इनकोडिंग। इंफॉर्मेशन इज इनिशियली प्रोसेस्ड। जो भी आप ग्रेस्प कर रहे हो नॉलेज को, तो आपके माइंड में जा रही है ना, तो वो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको इनकोडिंग कहते हैं। देन आता है स्टोरेज। आपने ये थ्योरी पढ़ी और आपने ये आपके माइंड में स्टोर हो गया, सो इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, आपके माइंड में स्टोर हो गया जो नॉलेज, इसको कहते हैं हिंदी में संग्रहण करना या संचयन करना। देन उसके बाद होता है रिट्रीवल, यानी कि इनकोडेड इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड। अभी आप योगा पेपर 2 पढ़ रहे हो, पेपर 1 पढ़ रहे हो, या आपके माइंड में स्टोर हो रखा है नॉलेज, है ना। जब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाओगे और जैसे क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे ही आप अपना नॉलेज को एक्सेस कर पाओगे ना। जैसे किसी उपनिषद का क्वेश्चन है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि इस उपनिषद का आंसर ये है, क्यों? क्योंकि आपने उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है। रिट्रीवल को हिंदी में कहते हैं पुनः प्राप्ति। ठीक है, ये 3 स्टेजेस है, इजी है समझने के लिए। नाउ अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेमोरी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। तो जो हमारा माइंड होता है, हमारी जो मेमोरी होती है, 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। पहले हम राइट वाला पढ़ते हैं, सेंसरी मेमोरी पढ़ेंगे पहले हम। तो सेंसरी मेमोरी मतलब जिसमें हमारा 5 सेंस ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे विजुअल, जिसको हम आइकॉनिक कहते हैं। ऑडिटरी, आप सुन रहे हो, उसको इकोइक कहेंगे। ओल्फैक्टरी, आप कुछ स्मेल, मतलब आप सूंघ रहे हो, उससे जो आपको नॉलेज मिल रहा है वो ओल्फैक्टरी होता है। देन गेस्टेटरी, टच करके कोई आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो। देन टेक्टाइल, सॉरी, गेस्टेटरी यानी कि टेस्ट करके आप कुछ चख रहे हो, उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। देन है टेक्टाइल, टेक्टाइल यानी कि टच। ठीक है, ये सेंसरी मेमोरी होती है। एंड इनका जो स्टोरेज होता है लेस देन 1 सेकेंड। ठीक है, आप अभी मेरी बातें सुन रहे हो, देख भी रहे हो स्क्रीन को। अगर आप इनको रिवाइज करोगे, तो तो आप मतलब इसको देर तक आपके माइंड में रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड करूंगी, आपके माइंड, आपका जो मैंने पढ़ाया, मे बी वो चला जाए आपके दिमाग से। तो लेस देन 1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है। देन आता है शॉर्ट टर्म मेमोरी।
नीचे वाला पिक्चर देखना, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें आपका वर्किंग मेमोरी होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब टेम्पररी बेस्ड, टेम्पररी मतलब कुछ क्षणों के लिए ही वो स्टोर हो रहा है। जैसे आपको कॉल आया और किसी ने आपको बोला कि तुरंत ही नंबर याद कर। ठीक है, आपने वो 10 डिजिट का नंबर याद किया, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी था, क्योंकि वो लेस देन 1 मिनट के लिए ही आपके माइंड में रहा। फिर वो गायब हो गया क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, तो वो चला गया, मिस हो गया। ठीक है। देन आता है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म यानी कि जब आप बार बार किसी चीज को रिहर्स करते हो, तो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, यानी कि परमानेंट हो जाता है। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब होता है जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, जिसकी आप व्याख्या करते हो, एक्सप्लिसिट। देन इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मतलब जो अंतर्निहित है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? ओके। अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी पढ़ते हैं, जो हमारी लाइफ टाइम के लिए है, मतलब वो परमानेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि इसको आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो इसको डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब घोषणात्मक। ठीक है। और ये हमारा कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। सेम उसके अपोजिट जो इम्प्लिसिट है, उसको कहते हैं नॉन डिक्लेरेटिव, यानी कि गैर घोषणात्मक। ये होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। ठीक है। अब हम पहले एक्सप्लिसिट पढ़ते हैं। जो ये मेमोरी है डिक्लेरेटिव, ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट है सिमेंटिक एंड दूसरा है एपिसोडिक। सिमेंटिक आपका जो मेमोरी है वो रिस्पॉन्सिबल है फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए। फैक्ट्स यानी कि जैसे भी कोई जनरल नॉलेज का फैक्ट है। ठीक है। आप कोई जैसे 2+2 = 4, ये आपका फिक्स है ना, तो ये फैक्ट्स में आते हैं। ऐसे कोई कंसेप्ट होंगे। ठीक है, जैसे जो भी आप योग दर्शन पढ़ते हो, उसमें बहुत से कंसेप्ट फिक्स होते हैं। तो ये कंसेप्ट की जो बातें करता है, ये सिमेंटिक होता है। सिमेंटिक आप याद रखना, इसको हिंदी में कहते हैं अर्थ संबंधी। ठीक है। देन है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक यानी कि कुछ इवेंट या एक्सपीरियंसेस, मैंने कहा ना, जैसे आप अपने पुरानी यादों को ताजा करते हो कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मैं यहाँ घूमने गया था, हमने ऐसे एंजॉय किया था, तब अपने एक्सपीरियंस बता रहे हो, इसको एपिसोडिक कहते हैं। ठीक है। ये दो क्लियर है, एक्सप्लिसिट। देन इम्प्लिसिट में आते हैं। इम्प्लिसिट में आता है हमारा, तीन टाइप का है इम्प्लिसिट। पहला है प्राइमिंग, दूसरा है कंडीशनिंग एंड तीसरा है प्रोसीजरल या मोटर मेमोरी। पहले हम प्राइमरिंग को पढ़ेंगे। प्राइमिंग मतलब क्या? एक्सपोजर टू वन स्टिमुलस अफेक्ट्स अ सबसीक्वेंट रिस्पॉन्स टू अ सेकंड स्टिमुलस। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको कहा येलो, सिर्फ येलो कहा। देन मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि आपका किसी एक फ्रूट का नाम बताइए, तो मैक्सिमम आप में से क्या जवाब देंगे? बनाना जवाब देंगे। ठीक है। या फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि जैसे मैंने कहा कि अ, भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है वो मथुरा है। ये मैंने आपसे पहला इवेंट, कुछ पहला स्टिमुलस है आपके लिए, समझ सपोज। दूसरा इवेंट में मैंने क्या कहा कि आप किसी एक धार्मिक ग्रंथ का नाम बताइए, तो मैक्सिमम लोग आप में से बताएंगे भगवत गीता। ऐसा क्यों हुआ? कि जो पहला इवेंट था जिसमें भगवान कृष्ण की बात हो रही थी, वो भगवान कृष्ण आप समझ ले स्टिमुलस का काम किया दूसरे इवेंट के लिए, और तभी आप दूसरे इवेंट में आपने अपना आंसर भगवत गीता दिया था। ठीक है। यानी कि पहले इवेंट का एक्सपोजर आपके दूसरे इवेंट के रिस्पॉन्स के साथ हुआ। ठीक है, ये प्राइमिंग समझा आपको? ओके। देन है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हमने कहीं पढ़ा है पहले? बताइए कहाँ पढ़ा है? क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। जी। तो कंडीशनिंग में यहाँ पे क्या होता है, इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस आते हैं, सॉरी कंडीशन रिफ्लेक्सेस आते हैं। जैसे कि जो डॉग है, डॉग के सामने जब खाना आया, तो जो उसने जो सेलिब्रेशन किया था,
वो अनकॉन्शियसली किया था। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्शियस माइंड का रोल नहीं होता है, तो ये कंडीशनिंग में आता है। ठीक है। देन यहाँ पे मोटर एंड प्रोसीजरल मेमोरी, यहाँ पे क्या आती है, हमारी मोटर स्किल्स आती है। जैसे आपको एक जैसे आप सपोज ड्राइविंग कर रहे हो, जब आपने शुरू में ड्राइविंग सीखी होगी तब तो आपने पूरे कॉन्शियस एफर्ट लगाया, आप पूरे अवेयर थे कि मुझे किस साइड गाड़ी चलानी है एंड कैसा हमारा कितना एक्सीलेटर देना है ना, ये आप पूरा कॉन्शियस थे। लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, वो क्या ऐसी हैबिट बन जाएगी आपकी अनकॉन्शियसली। अब आप जब ड्राइविंग कर रहे हो या आप कुछ भी गाड़ी चला रहे हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इतनी स्पीड में चलाना है या मुझे लेफ्ट साइड चलाना है, ये अनकॉन्शियस हो चुका है। अब आप क्या, गाड़ी के साथ साथ फोन भी कोई बहुत से लोग सुन लेते हैं, तो एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, ये रहा हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का डिवीजन। इतना समझ गया? देन नेक्स्ट, देखो यही चीजें मैंने इसमें लिखी हुई डिटेल में, आप पढ़ लेना। देखो प्राइमिंग का जैसे मैंने लिखा है कि आप येलो कलर सोचते हो पहले इवेंट में, देन मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा कि आप किसी फेवरेट फूड का नाम, फेवरेट फ्रूट का नाम बताइए। मैक्सिमम बोलेंगे बनाना या लेमन। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैंने बता दिया आपको। नाउ अब आते हैं मेमोरीज के मॉडल, थ्योरीज आई थी। सबसे पहले थ्योरी है एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल। ठीक है, इसको मल्टी स्टोर मॉडल भी कहते हैं, 1968 में आई थी ये थ्योरी। और भी नाम है इसके, जैसे मॉडल मॉडल या थ्री स्टोर मॉडल। ठीक है, सो दे डिस्क्राइब मेमोरी एज अ कंप्राइजिंग थ्री डिस्टिंक्ट स्टोर: सेंसरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। वही थ्री, इसीलिए इसको थ्री स्टोर मॉडल कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सेंसरी मेमोरी आ रही है, देन उसके बाद शॉर्ट टर्म आ रही है एंड देन लॉन्ग टर्म आ रही है। ठीक है, अब इस मेमोरी को समझते हैं, ये जो मॉडल मैंने लिखा है इसको आप जूम कीजिए। देखो, जैसे सपोज कुछ भी आप इनपुट ले रहे हो अंदर, कुछ भी मतलब फाइव सेंस ऑर्गन से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो जो फाइव सेंस ऑर्गन से आपने जो इंफॉर्मेशन ली वो सेंसरी मेमोरी थी, जो आपका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट स्टेज में आपका सेंसरी मेमोरी आएगा। अगर आपने इस सेंसरी मेमोरी में ध्यान दिया, जैसे आप मेरी बातों पे अभी ध्यान दे रहे हो, आपके आंखों का और सुनने का काम एक साथ हो रहा है ना, अगर आपने ध्यान दिया तो ये आगे जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में, आगे प्रोसेस होगा। अगर आपने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो फॉरगेटन, यानी कि आप भूल जाओगे मैंने क्या कहा अभी। जब आप अटेंशन देते हो तो जाएगा ये आपके शॉर्ट टर्म में, टेम्पररी स्टोरेज रहेगा। जैसे अगर आप इसको और इलेबोरेट रिहर्सल, मतलब टेम्पररी स्टोरेज तो हो चुका है, जब आप इसको कंटिन्यू रिहर्सल करोगे ना, कंटिन्यू इसको रिकॉल करोगे, देन ये आपकी जाएगा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो स्टोर नॉलेज है, अगर आप उसको रिहर्सल उसका नहीं करोगे तो दे विल बी फॉरगेटन, आप भूल जाओगे। ठीक है, ड्यू टू सम डीके, यानी कि आपने वही, जब आप रिहर्सल नहीं कर रहे तो मेमोरी फेड हो जाती है ना, तो आगे भी प्रोसेस नहीं होता है। देन आता है आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपका स्टोरेज स्टोर रह गया, लेकिन आप इसको भी भूल सकते हो अगर आप कुछ भी आपका मेमोरी से लेकर अगर कुछ डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तब भी आप लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो नॉलेज यहाँ पे आप उसको भूल सकते हो, मेमोरी भूल सकते हो आप। ठीक है, तो ये इनका पूरा ये मॉडल इन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया था। ओके, इतना समझ में आ गया ना? मैम, जी जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये तो हमेशा अपने साथ रहती है जब तक कि डिसऑर्डर कोई नहीं होता तब तक। इन जी केस डिसऑर्डर होगा तभी जाएगी, नहीं तो ये हमेशा अपने साथ रहेगी। जी, जैसे आपने, भी मुझे याद नहीं आ रहा हो, एमनेशिया आपने पढ़ा हुआ है, दो टाइप का होता है वो एमनेशिया, हम्म। जिसमें भूलने की बीमारी होती है। हाँ तो हाँ। कभी कभी होता है ना कि जैसे कुछ ब्रेन इंजरी या कुछ एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, तो उसमें क्या हम्म। होता है, जो हमारी पास्ट मेमोरीज थी, जो थी तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर, वो ना हम्म। आप भूल जाते हो। ओके। पिछला भूल गए, मतलब कुछ फिक्स, सब कुछ नहीं भूलते आप, कुछ फिक्स इंसिडेंट ही आप भूलते हो, तो हम्म। आप वो भूल जाओगे। और जो नई मेमोरी है वो तो रहेंगी रहेंगी, जो आप नए मतलब जो आप फ्यूचर में बनाओगे वो कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन पास्ट भूल जाओगे। ओके। ठीक है, एंड सेम एक और होता है, आई थिंक इसको रेट्रोग्रेड बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं कंफर्म करके बताऊंगी आपको। एंड ओके। सेम एक और एमनेशिया होता है,
जिसमें पास्ट की मेमोरीज तो रहती हैं, लेकिन जो हम आगे बनाने वाली जो हमारी मेमोरीज है, जैसे आप अ, अभी आप करंट जो फॉलो कर रहे हो आप उसको भूल जाओगे, नेक्स्ट डे आप उसको भूल जाओगे। तो अच्छा। ये मैं कंफर्म बताऊंगी, ये आई थिंक रेट्रोग्रेड या इंटरोगेट, ये दो एमनीशिया होते हैं, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ओके। ओके। थैंक यू। मैम वो एक और चीज थी, जैसे हाँ कि एज वाइज भी अपन कुछ कुछ चीजें भूल जाती हैं। जी जी। एज वाइज जैसे कि आफ्टर 60-70 के बाद भूलने की बीमारी हो रहती है, हम्म। तो वो भी क्या इसमें काउंट की जाएगी? हाँ वो भी इसी में आती है, फॉरगेटन, एक इंटरफेरेंस थ्योरी आती है और एक फॉरगेटन थ्योरी, इसमें ये साइकोलॉजी में है एक टॉपिक, उसमें ये सारी चीजें आती है। तो जब ओल्ड एज की वजह से भी हम भूलते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड होता है। थैंक यू मैम। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बैडले एंड हिच मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। ये दिया था 1974 में। अब देखो, एटकिंसन और जो शिफरीन थे उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात की थी। यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी को रिप्लेस कर दिया गया है वर्किंग मेमोरी से। ठीक है। इसमें क्या होता है, इनपुट आया, इनपुट के बाद मतलब जो भी हम ग्रैस्प कर रहे हैं वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन की वजह से कर रहे हैं। सेंसरी मेमोरी, अपने अटेंशन दिया, ध्यान दिया उसकी तरफ, वो जाएगी हमारी वर्किंग मेमोरी में। और जब उस वर्किंग मेमोरी आप कंटिन्यू रिकॉल करते रहोगे फिर जाएगा वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है। तो ये जो वर्किंग मेमोरी है इसके भी आगे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं। वर्किंग मेमोरी देखो, इसके 4 कंपोनेंट्स आप इनको ध्यान में रखना। फर्स्ट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेकंड है फोनोलॉजिकल लूप, थर्ड है विजुअल स्पेशियल स्केच पैड एंड फोर्थ वन इज एपिसोडिक बफर। ये पेपर 1 में भी आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक भी हैं ये। तो 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले हमारा सेंट्रल, सॉरी आगे चला गया। पहला है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सो इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर। जैसे मैनेजर हर चीज को मैनेज करता है ना, तो ये भी यही काम करता है कि जो भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कौन से हमारे कौन से ब्रेन के कौन से जगह पे जाना चाहिए, मतलब हम एग्जैक्ट जगह पे जाना चाहिए, राइट जगह पे जाना चाहिए। कहीं भी नहीं हम ऐसे टास्क जो भी मेमोरीज बननी कहीं भी वो स्टोर नहीं होनी चाहिए। किसी पे फोकस कर रहे हैं या कुछ भी हम इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं उनको डायरेक्ट करना, दिशा देना। ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है। ओके। क्योंकि बहुत से इंफॉर्मेशन है, आप जैसे कुछ डिसाइडिंग टू इग्नोर योर फोन, जैसे आपको अगर कॉल आ रही होंगी ना तो आप फिलहाल के लिए इग्नोर करोगे क्योंकि आप अभी ये क्लास अटेंड किया, आप यहाँ ध्यान दे रहे हो। तो ये आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम है। देन आता है हमारा फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल मतलब होता क्या, देखो फोनोलॉजिकल आप इसको फोन से याद रखना। फोन मतलब वर्बल एंड ऑडिटरी। वर्बल मतलब क्या होता है, जो हमारे शब्द होते हैं, मौखिक शब्द। एंड ऑडिटरी यानी कि सुनना। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी शब्द हैं जो भी हम सुन रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, हमारा फोनोलॉजिकल लूप का काम होता है। और अगर ये 2 सेकंड से कम होता है, ये अगर आप इसको रिहर्स नहीं करोगे ये भी इंफॉर्मेशन या मेमोरी चली जाएगी, भूल जाओगे आप। ठीक है। देन आता है आपका विजुअल स्पेशियल। विजुअल स्पेशल क्या होता है, विजुअल एंड स्पेशल। विजुअल मतलब जो आपको दिख रहा है, स्पेशल होता है 3D इमेजेस। अब 3 डायमेंशन को जब समझते हो तो उसको हम कहते हैं स्पेशियल। तो ऐसी इंफॉर्मेशन का स्टोर करना हमारा विजुअल स्पेशल स्केच पैड का काम होता है। जैसे कि इमेजिन हाउ क्लोथ्स विल लुक टुगेदर बिफोर गेटिंग ड्रेस्ड, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन यानी कि आप विजुलाइज कर रहे हो कि ये कपड़े पहनकर हम कैसे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3D का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है। देन लास्ट है आपका एपिसोडिक बफर। इन्होंने बाद में ऐड किया था 2000 में। सो इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज सिस्टम। और ये कैसे इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहा है, जो आपकी फोनोलॉजिकल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, विजुअल स्पेशियल से रिलेटेड थी, और जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी से जो रिलेटेड मेमोरीज थी आपकी, इन तीनों की, इसको इंटीग्रेट करने का काम करना, ये हमारा एपिसोडिक बफर करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
रिकॉल स्टोरीज और मूवी बाय इंटीग्रेटिंग इमेजेस साउंड्स एंड इमोशंस। यानी कि जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो और आप उसको देख रहे हो, देखने का काम कौन करेगा? हमारा विजुअल स्पेशल स्केचपैड। आप डायलॉग सुन रहे हो उस मूवी के, तो वहां पे कौन काम कर रहा है? फोनोलॉजिकल लूप काम कर रहा है। और उस मूवी या फिर कुछ ऐसे सीन देख के आप अपनी पास्ट मेमोरीज से उसको रिलेट भी कर पा रहे हो। तो वो क्या हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी काम है। तो इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, हमारा एपिसोडिक बफर इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स है, अब इनको याद रखना, ये पेपर वन में भी आते हैं। ओके, इतना समझ गया? ओके। देखो यहाँ पे फिर ये अगेन ये मॉडल है, कोई भी हम इनपुट ले रहे हैं तो पहले सेंसरी मेमोरी का काम आएगा। अगर अटेंशन आपने दिया, ध्यान दिया, तो आगे जाएगा, वरना आप भूल जाओगे। फिर यहाँ पे जो वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी के यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स लिखे हैं सीधे। तो अगर आप सपोज अगर यहाँ पे अगर आप कुछ देखने और सुनने वाली चीजें थी, तो यहाँ पे फोनोलॉजिकल लूप काम करेगा। ठीक है, अगर आप कुछ भी मतलब देख रहे थे, तो यहाँ पे विजुअल स्पेशल का काम करेगा। यानी कि 4 कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आई है और अभी हम में से कौन काम करेगा। देन आगे जाएगा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, ये है पूरा बैडले का मॉडल, बैडले हिच। इतना क्लियर है? ओके। फिर आते हैं हमारे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो ये मॉडल दिया, एक मिनट, हाँ। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ये दिया था हमारे क्रेग एंड लॉकहार्ट ने 1972 में। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मेमोरीज बन रही है, उसका प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे 3 प्रोसेस दिए थे। पहले आप ये इस पिक्चर को देखो जो नीचे पे है। फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल पहला लेवल है, देन दूसरा आता है फोनोलॉजिकल, देन आता है सिमेंटिक। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ। वही, एक मिनट। ओके ओके। आप पहले, सॉरी, आप पहले इसको देखो। जो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग है, ये 2 पार्ट्स में है। पहला है शैलो प्रोसेसिंग एंड दूसरा है डीपर प्रोसेसिंग। शैलो मतलब आप समझते हो ना, सतही प्रक्रिया होना, मतलब उथला उथला है, डीप नहीं है। देन डीपर यानी कि गहराई। ठीक है, सो अगर आप किसी चीज को ऊपर ऊपर से आप पढ़ोगे, तो आपकी आप उसको रिटेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं होगा ना। उससे मतलब वो, इससे हम क्या समझते हैं कि वो वीक मेमोरी है, आप जल्दी उसको भूल जाओगे। वहीं अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझते हो, तो बेटर रिटेन होता है आपकी मेमोरी में, तो वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाती है आपकी। जैसे आपने योग सूत्र पढ़ा, योग सूत्र में आपने पढ़ लिया जैसे 4 पाद है, ये आपका बन गया हमारा शैलो प्रोसेसिंग। आपने ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि 4 पाद है, समाधि, साधन, विभूति एंड कैवल्य। ये शैलो प्रोसेसिंग हो गई। वहीं अगर आप इसी कॉन्सेप्ट की जब आप डीप में पढ़ते हो, तो आप उसका रीजन भी ढूंढते हो कि भाई समाधि पहले क्यों आया, पहले साधन क्यों नहीं आया। ठीक है, जब आप डीप प्रोसेसिंग करोगे, तब जाके आपके मेमोरी में वो अच्छे से फिट होगी, वो स्ट्रांग मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं जो ये 3 लेवल्स है, इनका प्रोसेस पढ़ते हैं। तो पहला जैसे फिजिकल या हमारा स्ट्रक्चरल प्रोसेस, या इसमें क्या होता है? इनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आपने बिल्ली देखी, बिल्ली आप दिख गई कि बिल्ली की पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं, कान होते हैं, ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद आएगा फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल में क्या आता है? इनकोडिंग बेस्ड ऑन हाउ इट साउंड्स। यानी कि कैट, आप बोल भी रहे हो कैट, तो कैसे साउंड, मतलब कैसे आप सुनने में इसको आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोनोलॉजिकल। देन आता है हमारा सिमेंटिक। सिमेंटिक मतलब क्या? इनकोडिंग डन बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग एंड और कॉन्सेप्ट। यानी कि आपने उसका मीनिंग जान लिया कि कैट का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या है। ठीक है, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाते हो, क्या मैं बिल्ली भी पाल सकती हूँ कि नहीं पाल सकती। ये थोड़ा डीप, जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाओगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी, प्रोसेस आपकी डीप में होगी। ठीक है, तो ये दिया था क्रेक एंड लॉकहार्ट ने। इतना समझा? कोई डाउट है?
देन नेक्स्ट लास्ट थ्योरी है द पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसको इन शॉर्ट पीडीपी अप्रोच भी कहते हैं या इसको कनेक्शनिज्म कहते हैं। इसको थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा दोबारा कनेक्शनिज्म, क्योंकि कनेक्शनिज्म हमारा थॉर्नडाइक को भी उन्होंने दिया था मॉडल, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको आप साइड में फिलहाल इग्नोर करो। और कहते हैं इसको न्यूरल नेटवर्क मॉडल। अब देखो, अभी तक कैसी हमने जो जो भी थ्योरीज पढ़ी थी वहां पे सेंसरी मेमोरी भी आ रही थी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब आ रहा था। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नहीं है, न्यूरॉन्स का खेल है सारा। ठीक है, अगर आप अच्छे से स्टोर कर पा रहे हो नॉलेज को तो यानी कि आपके न्यूरॉन्स स्ट्रांग है, इन सिंपल। तो यहाँ पे क्या बोला, PDP approach argues that cognitive process can be understood in the terms of network that links together neuron-like unit and memory stores stored in the connection between units। ठीक है, यानी कि आपके न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन अच्छा बन पा रहा है, यानी कि आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। और अगर नहीं बन पा रहा तो वीक मेमोरी है। ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इन वन प्लेस। आपके जो ब्रेन में जो जितने भी न्यूरॉन है, तो जो आपकी मेमोरीज है ना, एक जगह पे नहीं है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूट है, वो अलग अलग जगह पे है। ठीक है, मोर लर्निंग लीड्स टू स्ट्रेंथन कनेक्शन बाय एक्सपीरियंस। जितनी आप लर्निंग करोगे उसके उससे आपके जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन वो और मजबूत होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस मिल रहा है अलग अलग। तो यहाँ पे पूरा न्यूरॉन का खेल है, यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, ये थे हमारे PDP अप्रोच। अभी इन ये दिया किसने था ये भी थोड़ा मुझे सर्च मारना पड़ेगा। इतना समझ गया? देखो क्वेश्चन आए, पहला देखो, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति की दूसरी अवस्था कौन सी है? संचयन, पुनः प्राप्ति, कूट लेखन और संवेदी। यानी कि स्टोरेज, रिट्रीवल, इनकोडिंग और संवेदी को बोलेंगे सेंसस। कौन सा होगा? स्टोरेज। यस, स्टोरेज है। बाकी लोग? ओके, तो इसका आंसर क्या है हमारा? स्टोरेज। देखो, स्मृति के 3 चरण फिर से पूछा हुआ है, कौन सा है? पुनः प्राप्ति, कूटबद्ध करना, पूर्वाभ्यास और संग्रहण। कौन सा ऑप्शन है बताइए? पूर्व अभ्यास मतलब कि दोबारा वो करना है, प्रैक्टिस करना है। पूर्वाभ्यास इसको मैम कूट इंग्लिश में क्या लेखन। कहेंगे? वो हट जाएगा, पूर्व हाँ अभ्यास हट जाएगा, बस बाकी सब आ जाएगा। हाँ, ये हटेगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ फिर? थर्ड। थर्ड। करेक्ट। अभी देखो, यूजीसी नेट 2000 फरवरी 2023 का क्वेश्चन, सिमेंटिक मेमोरी इज एसोसिएटेड विद, कौन सा ऑप्शन है बताइए? मैम फोर्थ ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेमोरी प्रोसेस। बाकी? ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फिनोमेना में भी, क्योंकि उसमें फैक्ट्स और कंसेप्ट्स आते हैं। यस, राइट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? फैक्ट्स, जो सच है वो सच है। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ इवेंट्स, वो हमारा एपिसोडिक से रिलेट करता है। ठीक है, सेम थर्ड ऑप्शन भी हमारा एपिसोडिक मेमोरी से रिलेट करता है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेमोरी प्रोसेसेस, ये हमारा ये है सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना? तो ये प्रोसेस है, ये मेमोरी नहीं है कोई। अब बताइए सितंबर 2024 का क्वेश्चन, काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरीज आर।
एडी। ए और डी, बाकी इसमें एडी। राइट। इतना हो गया। आप 1 मिनट, हाँ। शुभस्मिता जी, आप कौन सा पूछ रहे थे? मैंने मैसेज देखा नहीं। अभी है क्या? जी मैम, हरिओम। हरिओम। आप कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैंने देखा नहीं इस टाइम। मैम पहले जो कौन सा? नहीं मैम, कोई नहीं, वो हो गया है। ओके। जी मैम, थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं फीलिंग्स के बारे में। फीलिंग्स क्या होती है? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग डिराइविंग फ्रॉम वन सर्कमस्टेंसेस, मूड और रिलेशनशिप विद अदर्स। यानी कि जो भी हमारे अंदर फीलिंग को भावना कहते हैं ना हिंदी में। तो भावना हमारी किसी परिस्थिति में कैसी होती है, या जब हमारा मूड कैसा है, या रिले हमारा जब दूसरों के साथ कैसा रिश्ता है, तो हमारी फीलिंग को शो करता है वो। ठीक है। सो इन साइकोलॉजी, इमोशन इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ फीलिंग दैट रिजल्ट इन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट इन्फ्लुएंस थॉट और बिहेवियर। जो भी इमोशंस है, जब फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस इन द सेंस कि आपके आसपास कुछ भी बदलाव हो रहा है, या फिर आपके मन में कुछ बदलाव हो रहा है, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, कभी आप खुश हो, कभी आप दुखी हो, जो ये चेंजेस आ रहे हैं, इनसे आपके जो विचार हैं और आपका जो व्यवहार है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ठीक है। देन हम 3 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इमोशंस के। तो पहला है फिजियोलॉजिकल, देन है सब्जेक्टिव, एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है? अराउजल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। यानी कि जो भी बदलाव अनकॉन्शियसली हो रहा है, जैसे आपके सामने कुत्ता आएगा तो कुत्ते को देख के आपको डर लगता है ना, तो वो ऑटोमेटिक है। आप सोच नहीं रहे कि मुझे डर लगना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। तो ये होता है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंज। देन है सब्जेक्टिव फीलिंग, व्हाट द पर्सन एक्चुअली फील्स। सब्जेक्टिव यानी कि अगर आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका मूड क्या है, मतलब आप उस बात को सुन के आपको अच्छा लगा, या आप उस बात को मतलब सुन के दुखी हुए, तो ये हमारा सब्जेक्टिव फीलिंग होता है। ये हर किसी का अलग अलग है। देन होता है एसोसिएटेड बिहेवियर, दैट मीन्स स्माइलिंग या फिर रनिंग अवे। जैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में मैंने क्या बताया, आप कुत्ते को देख के आपको डर लगा, तो डर लगना वहां पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो हुआ, लेकिन आप वहां से भाग भी गए, तो भागना क्या है? एसोसिएटेड बिहेवियर में आएगा, मतलब उसके साथ, फिजियोलॉजिकल के साथ आपका क्या आया? एसोसिएटेड बिहेवियर भी आया, जो था भागना। ये 3 टर्म्स थी। देन हम इनकी इमोशंस की थ्योरी पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला है जेम्स लैंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ इमोशन। जी गौरव जी। मैम ये आपने ये कंपोनेंट्स जो बताए, ये क्या सीक्वेंशियल एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्या, नहीं मतलब कि नहीं पहले? नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये हमारा जो एसोसिएटेड बिहेवियर है ना, ये हमारा फिजिकल के फिजियोलॉजिकल के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, या फिर सब्जेक्टिव फीलिंग के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। ये सीक्वेंस में नहीं है, 3 अलग बट ये अलग। सारे सारे अनकॉन्शियस नहीं होंगे? नहीं, खाली फिजियोलॉजिकल आपका अनकॉन्शियस है। ओके, अब हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं, जो दी थी विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंग। ये दो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने मिड 1880s में दी थी ये थ्योरी। This theory proposed that emotions occurs as a result of physiological reactions to event। अभी हम इस थ्योरी को डायग्राम से समझते हैं। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये ऊपर वाला देखो, पहले आता हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, आपके सामने जो भी कंडीशन है, वो कंडीशन आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगी। उसको देख के आप पहले आपकी बॉडी में रिएक्शन आएंगे।
ठीक है, एंड बॉडी में रिएक्शन आने के बाद फिर आप इमोशनल रिस्पॉन्स दोगे। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप जंगल में घूमने गए थे, ठीक है, और एकदम से आपके सामने शेर आ गया। अब शेर क्या आपके लिए स्टिमुलस का काम किया, ठीक है। शेर को देख के आपके बॉडी में रिएक्शन आएंगे। उस टाइम पे क्या आपको आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, या आपकी सांस बहुत तेज चलने लगेगी, आपको पसीने बहुत ज्यादा आएंगे। तो ये बॉडी रिएक्शन हुआ। देन उसके बाद आपका इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपको डर लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये सीक्वेंस में होता है। पहले स्टिमुलस आएगा, उसके बेस पे आपके बॉडी में रिएक्शन आएंगे, एंड देन जब बॉडी में रिएक्शन हो गए, बॉडी रिएक्शन आ गया, देन आप उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दोगे कि डरना चाहिए या भागना चाहिए या मैं ठीक हूँ। ठीक है, ये थी हमारी जेम्स लैंग की थ्योरी। इसके बाद कैनन बार्ड की थ्योरी आती है। कैनन बार्ड की थ्योरी क्या बताती है? दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन द 1920s एंड अर्ली 1930s। इन दोनों के बीच में 1920s में आई थी और अर्ली 1930s के बीच में। So according to Bard, we experience emotions and physiological reactions such as sweating, trembling and muscle tension simultaneously। देखो ना, ये क्या कह रहे हैं? ये डायग्राम देखना। वन मीट्स अ वाइल्ड लाइन इन द फॉरेस्ट अनएक्सपेक्टेडली। वही जंगल में घूमने गया और उसको एक शेर मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, आप पसीना आ रहा है, आप वहां से भागना चाह रहे हो। ये जो बॉडी के रिएक्शन है, और यहाँ पे देखो इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है? फियर, डर लग रहा है, ये एक साथ हो रहा है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस में आता है, पहले स्टिमुलस आएगा, फिर बॉडी रिएक्शन आएगा, देन रिस्पॉन्स आएगा, इमोशनल रिस्पॉन्स। ये क्या कह रहे हैं कि स्टिमुलस को देख के बॉडी रिएक्शन और इमोशनल रिस्पॉन्स ये एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता। ठीक है, ये समझ गया? ये इजी था समझने के लिए। नाउ इसके बाद आते हैं, उसके बाद एक थ्योरी आई थी, स्केचर सिंगर टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन। ये आई थी 1962 में। इन्होंने क्या कहा था? इमोशनल एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्स कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर में बड़ा दो फैक्टर कौन से होंगे? फिजिकली अराउज्ड, और दूसरा है कॉग्निटिवली लेबल द अराउजल। यानी कि यहाँ पे कॉग्निशन की बात भी आती है, यहाँ पे आपकी बुद्धि की भी बात आ रही है। अभी तक कुछ हमारा कॉग्निशन का कुछ रोल नहीं आ रहा था इससे पहले, यहाँ पे कॉग्निशन का रोल भी आता है। जैसे कि आपके सामने कोई भालू है, ग्रिजली बेयर, उसको देख के आपका अराउजल क्या होगा? वही बॉडी रिएक्शन होंगे, है ना। बॉडी रिएक्शन के बाद आप डिसाइड करोगे कि ये जो भालू मैं देख रहा हूँ ये खतरनाक है कि नहीं। अगर खतरनाक है, देन आपका दिमाग कहेगा कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद इमोशंस आएंगे, फिर डर लगेगा। यहाँ पे मतलब यहाँ पे लेबलिंग भी हो रही है, कॉग्निटिव लेवल आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो फैक्टर आते हैं, एक अराउजल एंड कॉग्निटिव लेवल। ठीक है, ये समझ गया? ठीक है, लास्ट पढ़ते हैं हम, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी ऑफ इमोशंस। ये दी थी लेजारस ने 1980 में। इन्होंने क्या कहा था? इमोशन इज अ कॉग्निटिव फंक्शन अराइजिंग रिजल्ट ऑफ अप्रेजल ऑफ सिचुएशन। यानी कि अभी तक हमने जो तीन थ्योरीज पढ़ी थी, फर्स्ट टू में तो सीधे मतलब आ रहा था कि बॉडी रिएक्शन के बाद रिस्पॉन्स आ रहा था। थर्ड थ्योरी में अराउजल और कॉग्निशन भी आ रहा था। यही एक मात्र थ्योरी जिसमें कोई अराउजल वाली बात नहीं है। ये कंप्लीटली कॉग्निशन पे डिपेंड है हमारा इमोशन, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, अ सिचुएशन में बी अप्रेज्ड एज नॉन थ्रेटनिंग लीडिंग टू पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। अब इसको हम पढ़ते हैं, इस पूरा जो पिक्चर है। जैसे कि स्ट्रेसर, स्ट्रेसर यानी कि स्टिमुलस आप समझ लो। ठीक है, अब इसको साथ में एग्जांपल समझते हैं। जैसे स्ट्रेसर है, सपोज डॉग है, हमारे सामने एक डॉग आया।
तो वहां पे प्राइमरी अप्रेजल क्या होगा, चैलेंज और थ्रेट। या तो जो डॉग है सामने, या तो उससे लड़ लो, ठीक है, या तो उससे डर जाओ। अगर आप उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या होगा, पोटेंशियल फॉर गेन और ग्रोथ। अगर आप उससे लड़ रहे हो तो आपका मन में थोड़ा पोटेंशियल आएगा कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर आप नहीं लड़ पा रहे हो तो थ्रेट होगा, यानी कि आपको डर लगेगा। थ्रेट क्या होगा, थ्रेट से आपको कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप डर गए उस सिचुएशन से। हो सकता है कि वहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, या फिर फ्यूचर में आप जो भी कुछ काम करना चाह रहे हो आप कभी किसी से इन्वॉल्व ना कर पाओ, या कुत्ते का डर हमेशा बना रहे, ठीक है। तो थ्रेट जो रहता है, फिर आता है आपका, थ्रेट के बाद आता है आपका सेकेंडरी अप्रेजल। देखो सेकंड ऑप्शन आप मतलब, एक और सेकंड ऑप्शन वहाँ पे क्या आएगा कि मेरे सामने जो सिचुएशन है जिससे मैं डर रहा हूँ, अगर वो ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि अगर कुत्ता जो है, हमको कुत्ते से डर लग रहा है, उस सिचुएशन को ज्यादा सीवियर है, ज्यादा डर लग रहा है, तो वो जाएगा आपका हाई थ्रेट में। आपको ज्यादा डर लगे क्योंकि कोई ऑप्शन बचा नहीं है। आप भागना भी चाह रहे हो तो आप भाग नहीं पा रहे हो, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको और डर लगेगा। वहीं अगर आप समझ रहे हो कि यहाँ पे चलो इतना डर नहीं, इतना डर लगने की जरूरत नहीं है इस डॉग से, तो आप आपके लिए वो लो थ्रेट होगा। ये कम वो डरावना होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, ये हम कंप्लीटली हमारे कॉग्निशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया, जो प्राइमरी अप्रेजल है, अगर आपने वो चीज वहां पे सॉर्ट आउट कर ली, एज अ चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया, देन आप यहाँ पे फिर कोई सेकेंडरी अप्रेजल नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने प्राइमरी सिचुएशन में ही एज अ थ्रेट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, देन सेकेंडरी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये कम्प्लीटली कॉग्निशन पे डिपेंड था। ये इतना समझ गया। ये आई थिंक आया था आपके सितंबर 24 में, लास्ट ईयर। देखो संवेग का सिद्धांत यानी इमोशंस की थ्योरी के जिसने बताई, एक गैरन बार्ड का था और एक जेम्स लैंग का था। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद एक ये तो खत्म हो गया। देखो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इंटेलिजेंस किससे आया था, लैटिन वर्ड इंटेलिगेट से आया था, जिसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। So intelligence in psychology refers to the mental capacity to learn from experiences, adapt to new situation, and understand, handle abstract concept and use knowledge to manipulate one's environment. इंटेलिजेंस वही कि हम गिवन सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारी बुद्धि वहाँ पे क्या काम करेगी, हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। जो भी हम एक्सपीरियंसेस से कुछ हम सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे, तो ये हमारी पूरी इंटेलिजेंस बताती है, जिसको बुद्धिमत्ता कहते हैं आई गेस हिंदी में। तो यहाँ पे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने भी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले हम स्टर्न की पढ़ेंगे। So it is a general capacity of an individual consciously to adjust his thinking to new requirement। यानी कि जो भी आपको कुछ नई जरूरत है, आपके सामने कुछ नीड है, उस नीड के टाइम पे आप अपनी थिंकिंग पैटर्न को कैसे वहां पे आप लगा पा रहे हो, उसका अपनी बुद्धि का यूज कैसे लगा कर पा रहे हो गिवन सिचुएशन में, या कुछ जरूरत है उस टाइम पे। And it is the general mental adaptability to new problems and conditions of life, ठीक है। देन थॉर्नडाइक ने दिया था 1914 में, सो द पावर ऑफ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रूथ और फैक्ट। जो भी आपके सामने कुछ फैक्ट की बातें हो रही है, कुछ ट्रूथ से रिलेटेड बातें हो रही, तो वहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आप कैसा अच्छे से रिस्पॉन्स दे पा रहे हो उन सिचुएशंस पे, ठीक है। तो ये जो पावर है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दे पा रहे हो ऐसे ऐसी सिचुएशन में, ये आपकी इंटेलिजेंस बताती है। देन जीन पियाजे ने भी बताई थी, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग। यानी कि अपने जो आपका चारों ओर का जो माहौल है उसके अनुकूल आप ढल पा रहे हो, आपकी एबिलिटी है वो।
तो उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, अब हम थ्योरीज पढ़ते हैं। देखो थ्योरीज में है यूनिफैक्टर इंटेलिजेंस, यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसमें आता है अल्फ्रेड बाइनेट। देन हम टू फैक्टर थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे, चार्ल्स स्पीयरमैन की है। देन ग्रुप फैक्टर, ये थर्स्टन की इन्होंने बताई थी। एंड मल्टी फैक्टर जो बताई थी थॉर्नडाइक ने। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो हार्वर्ड ने बताई थी। एंड ट्राइआर्किक थ्योरी ये बताई थी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। एंड फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड ये बताई थी कैटेल ने। अगर दो, अभी दो कर लेते हैं, दो हो जाएंगी अभी। देखो फर्स्ट है यूनिफैक्टर। यूनिफैक्टर के और क्या नाम है? सिंगल फैक्टर, मोनार्किक बोलते हैं। देन वन फैक्टर थ्योरी है। एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये इसके अदर नेम है। ये दिया किसने था? अल्फ्रेड बाइनेट ने। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था 1857 टू 1911। ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही फर्स्ट आईक्यू टेस्ट डेवलप किया था और इन्होंने मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, इनका क्या कहना था? इंटेलिजेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फैक्टर, या फिर इसको जनरल फैक्टर कहा गया। यानी कि हमारे अंदर कितनी बुद्धि, हम अपनी बुद्धि का कैसे यूज कर पा रहे हैं, ये डिसाइड होगा हमारे सिंगल फैक्टर है हमारे अंदर, या जनरल फैक्टर उसको बोलते हैं। ठीक है, सो इट्स अ जनरल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल दैट इनेबल्स अस टू सक्सीड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। यानी कि वो जनरल फैक्टर जो है उसी के बेस पे हम अपनी लाइफ के हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को ये क्रिटिसाइज हुई थी और इसको चैलेंज इसने क्या झेला कि देखो इन्होंने क्या कहा था, जनरल फैक्टर एक सिंगल जनरल फैक्टर है। तो चैलेंज क्या मिल रहा है? जैसे एग्जांपल ले लो, अ स्टूडेंट हु इज गुड गुड इन ड्राइंग नॉट नेसेसरली गुड इन मैथ्स प्रॉब्लम। ये तो कह रहे हैं कि एक फैक्टर है उससे आप हर फील्ड में अच्छा आप पा लोगे, है ना, गेन कर लोगे। लेकिन चैलेंज क्या मिल रहा है कि जैसे कोई स्टूडेंट है अगर वो ड्राइंग में अच्छा है तो जरूरी नहीं है ना कि उसको मैथ्स प्रॉब्लम में भी अच्छा होना चाहिए। आपकी थ्योरी के अनुसार अगर, क्योंकि जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, अल्फर्ड के अनुसार जो मैथ्स में जो ड्राइंग में अच्छा है वो मैथ्स में भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में जरूरी नहीं ना कि जो ड्राइंग में अच्छा है वो जरूरी नहीं कि मैथ्स में अच्छा होगा। तो इसीलिए ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इससे मिसकंसेप्शन बहुत फैल रहे थे। देन उसके बाद आई टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर में दो फैक्टर आएंगे, एक है जनरल फैक्टर एंड है स्पेसिफिक फैक्टर। So according to him, intelligence made up by these two factors. ये दो फैक्टर से ही हमारी इंटेलिजेंस बन रही है। देखो ये डायग्राम देखो, देखो जनरल फैक्टर जो है वो बीच में है एंड स्पेसिफिक फैक्टर देखो अलग अलग है, मैकेनिकल है, स्पेशल है, न्यूमेरिकल है, वर्बल है। यानी कि एक इंसान के अंदर जनरल फैक्टर तो है ही, साथ में स्पेसिफिक क्वालिटीज भी होती है। ठीक है, एक इंसान मैकेनिकल यानी कि मशीन, जैसे किसी को मशीन नॉलेज बहुत अच्छा होता है, तो एक व्यक्ति के अंदर मशीन नॉलेज भी अच्छा हो सकता है, इसको मैकेनिकल बोलते हैं। वो स्पेशल भी हो सकता है, यानी कि उसको थ्री डी नॉलेज भी उसको अच्छा हो सकता है। साथ में वो न्यूमेरिकल, वो इंसान जो है वो मैथ्स प्रॉब्लम में भी अच्छा हो सकता है। साथ में वर्बल, वर्बल यानी कि वो कुछ स्पीच वगैरह जो भाषण देते हैं ना, जिसमें मौखिक चीजों का यूज होता है, ओरल जिसको बोलते हैं। तो एक बंदे के अंदर इतनी क्वालिटीज हो सकती है, लेकिन ये सब क्वालिटीज आपकी स्पेसिफिक है। और इनको बीच में, मतलब आप देख लो ये बीच में जनरल फैक्टर है तो ये ओवरलैप कर रहा है। मतलब जनरल फैक्टर क्या होता है स्पेशली, हम जो हमारा डेली लाइफ की जो सिचुएशन है, डेली लाइफ में हम लोगों से कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा जनरल फैक्टर होता है, क्योंकि वो हर किसी के पास है, हर किसी को पता है कि डील कैसे किया जाता है। वो मतलब उसको इस स्पेशली सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जी फैक्टर क्या है? इट इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। ये जन्मजात है, आपके अंदर पहले से ही है। ठीक है, सो इट इज द कांस्टेंट इन वन इंडिविजुअल बट इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। देखो होती कांस्टेंट है, मेरे अंदर भी जनरल फैक्टर है, आपके अंदर भी जनरल फैक्टर है, लेकिन क्या हो सकता है कि मेरे अंदर थोड़ा कम हो सकता है, आपके अंदर थोड़ा ज्यादा हो सकता है।
ओके, देन उसके जो दूसरा फैक्टर है एस फैक्टर, लर्न एंड ग्रास्प फ्रॉम इन्वायरमेंट, मतलब आप चीजें जो सीख के आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, वो आपका एस फैक्टर होता है। जो आपका कुछ स्पेशल टैलेंट है भाई, आपने उसको प्रैक्टिस किया आपने, इसलिए आप इतने कैपेबल हो पाए, वो आपका एस फैक्टर है। एक्स फैक्टर कहाँ होता है, एस फैक्टर होता है इसमें। मैंने सुना है एक्स फैक्टर बोलते हैं लोग। नहीं, एस फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर नहीं होता। ओके। तो जो आप सीख के, जो आप अपना टैलेंट इम्प्रूव कर रहे हो, आपका स्पेसिफिक क्वालिटी है, तो वो एस फैक्टर है। ठीक है, सो दीज आर स्पेसिफिक एबिलिटीज। और जैसे लता मंगेशकर सिंगिंग, मतलब गाना बहुत अच्छा गाती है, या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत अच्छा है, वो उनका स्पेशल स्पेशल टैलेंट था। ठीक है, या है। तो वो हर इंसान के अंदर अलग अलग होता है, किसी का स्पेशल जो टैलेंट भी है वो भी डिफर करता है, किसी पे अच्छा हो सकता है, किसी पे इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन इंडिविजुअल्स टोटल इंटेलिजेंस, इसको ए से डिनोट कर दिया गया है, इज द सम ऑफ जनरल फैक्टर एंड ऑल हिज स्पेसिफिक एबिलिटीज। एक इंसान के अंदर जो जनरल फैक्टर है प्लस उसके अंदर जितनी भी एबिलिटीज हैं, जो स्पेशल एबिलिटीज है, उनका एडिशन कर दो। ठीक है, सो जी प्लस S1 S2 S3 कितनी भी हो सकती है। तो ये इनका मॉडल था, एस फैक्टर एंड जी फैक्टर जिसको